वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने कंक्लूड किया है टॉपिक इथिक्स एंड लॉ, और इसमें जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उनको डिस्कस किया था, प्लस केस स्टडी भी डिस्कस किया था। तो ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इथिक्स एंड रिलीजन। समझने की कोशिश करेंगे क्या रिलीजन की वजह से इथिक्स है या इथिक्स की वजह से रिलीजन है, क्या इथिक्स सेकुलर है या इथिक्स रिलीजियस है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को एक केस स्टडी से। ये बात है यूनाइटेड किंगडम की, यूके सोसाइटी की ये बात है, जहां पर दो ट्विन गर्ल्स पैदा होती हैं और होता क्या है, उनकी बॉडी कनेक्ट होती है। अब बॉडी अगर कनेक्ट है तो उनके जो फादर हैं वो उनका क्लिनिकल डायग्नोसिस कराते हैं, तो पता लगता है किसी एक बच्ची की जान बचाई जा सकती है डॉक्टर के द्वारा और किसी एक की लाइफ को थ्रेट होगा। अब होता क्या है, फादर उनके जो एक कैथोलिक फॉलोअर थे, उन्होंने कहा अगर मेरे बच्चे ट्विन हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, ये गॉड्स विल है, ये तो भगवान की इच्छा है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मीन्स उन्होंने ऑपरेट करने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा जैसा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो फादर को पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि सेपरेशन जरूरी है, लेकिन फादर नहीं मानते। अब डॉक्टर एक कदम आगे जाते हैं और किसके पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइशॉप्स के पास, और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या है रिलीजियस ग्राउंड इस बारे में। तो जो चर्च के बाइशॉप्स होते हैं वो भी मना करते हैं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, रिलीजन इसके लिए अलाउ नहीं करता। उसके बाद अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, फाइनली डॉक्टर्स वेंट टू कोर्ट्स। अब डॉक्टर कोर्ट के पास आते और कोर्ट ऑर्डर करता है कि किसी एक की जान बचाई जा सकती है उन दो में से। तो इससे पता लगता है प्रोफेशनल इथिक्स जो डॉक्टर्स ने दिखाई वो डिफरेंट है किससे, रिलीजन से। इसके स्टडी से ये पता लगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं कार्ल मार्क्स और क्या वेरियस थिंकर्स इसके बारे में समझते हैं। तो देखते हैं पहली डिबेट क्या है, फाउंडेशन में क्या है। मींस इथिक्स की वजह से रिलीजन है या रिलीजन से एथिकल नॉलेज आती है, ये एक डिबेट है। फाउंडेशन में कौन है, रिलीजन है या एथिक्स। रिलीजियस स्कॉलर आर्ग्यू रिलीजन इज द फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी। तो मोरालिटी का फाउंडेशन रिलीजन को बताते हैं कौन, रिलीजियस स्कॉलर, पादरी लोग, मौलवी लोग, मंदिर में पुजारी लोग, ये सब कहते हैं कि जो भी अच्छे या बुरे की जानकारी है वो हमारे रिलीजन से आती है। While philosophers note that ethics existed long before organized religion, particularly for Western society. Western society में आप देखेंगे ग्रीक सोसाइटी जो थी उसमें एथिक्स की नॉलेज पहले आई और जो आज के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है वो बाद में आए। तो ये बात कौन बता रहे हैं, फिलोसोफर्स। तो फिलोसोफर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स यहां पर एक दूसरे के अपोजिट व्यू रखते हैं। रिलीजन इज ए सोर्स ऑफ मोरालिटी फॉर इट फॉलोअर्स। तो आप समझिए उनके फॉलोअर्स के लिए वो तो हमेशा ही ये कहेंगे कि रिलीजन से ही मोरालिटी आती है, रिलीजन से ही मोरालिटी है। Follower of a religion considers that moral is the will of God and the will of God is moral law. तो ये फॉलोअर्स कहते हैं कि जो भी मोरालिटी है, जो अच्छे की जानकारी है या बुरे की जानकारी है, ये विल ऑफ गॉड है, भगवान की इच्छा है, भगवान आपको बताना चाहता है, और ये ही फिर मोरल लॉ हो जाता है। तो रिलीजन जो है वो अपने फॉलोअर्स से है। इफ आई फॉलो हिंदुइज्म सो आई फॉलो दोज रूल्स। तो ये जो रूल्स हैं वो रिलीजन से हैं, ना कि खुद में ही कुछ अलग से हैं। जबकि फिलोसोफर्स क्या कहते हैं, एथिक्स इज सेकुलर। ये कहते हैं ये तो यूएसए में भी दिख जाती है, इंडिया में भी दिख जाती है, इवन पाकिस्तान में भी कुछ इसके प्रिंसिपल्स दिख ही रहे होंगे, चाइना में भी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर रिलीजन देखिए डिफरेंट डिफरेंट है सब जगह, लेकिन फिर भी एथिक्स की कुछ कॉमन वैल्यूज, यूनिवर्सल वैल्यूज सब जगह पाई जा रही हैं। इसीलिए एथिक्स सेकुलर है। ये हिंदू के लिए भी सिमिलर है, मुस्लिम के लिए सिमिलर है और क्रिश्चियन के लिए भी सिमिलर है। इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी। ये कौन कह रहा है, फिलोसोफर्स। बोथ अटेम्प्ट टू आंसर बेसिक मोरल क्वेश्चन।
provide a sense of purpose and emphasized shared values like honesty, kindness and compassion. तो देखिए फिलोसोफर्स एथिक्स को यहाँ रख रहे हैं और रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रिलीजन और एथिक्स में ये दूरी बना के चलते हैं। लेकिन हमें क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स दोनों में ढूंढने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? दोनों में मिल जाती है ऑनेस्टी, दोनों में मिल जाती है काइंडनेस, दोनों में मिल जाता है कंपैशन जैसी वैल्यूज। अब देखते हैं प्लेटो का क्या इस पर डिस्कशन है यूथाइफ्रो के साथ। प्लेटो आस्क्ड, इज समथिंग मोरल बिकॉज गॉड कमांड्स इट और डज गॉड कमांड इट बिकॉज इट इज मोरल? अब देखिए प्लेटो पूछ रहे हैं अगर कोई मॉरल है चीज तो क्या गॉड ने कहा था, मीन्स गॉड की कमांड के बाद ये मोरल हुआ, या ये मोरल था इस वजह से गॉड ने कमेंट किया? ये दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। देखते हैं क्या है डिफरेंस। अगर गॉड ने पहले कमांड किया और उसके बाद मोरलिटी आई तो समझ जाइए मोरलिटी जो है वो एक विल है किसी पावरफुल की। तो मोरलिटी किसी की विल नहीं हो सकती और पावरफुल की तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसलिए प्लेटो कहते हैं अगर ऐसा है तो मोरलिटी खुद में मोरलिटी नहीं है। दूसरा वो कह रहे हैं मोरलिटी के बाद अगर गॉड की कमांड आई मींस गॉड किसी से कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं तो फिर किस बात के गॉड है? अब देखते हैं। इफ मोरलिटी डिपेंड्स ऑन गॉड्स विल इट माइट बी आर्बिट्रेरी। तो किसी भी पावरफुल की विल के आधार पर अगर मोरलिटी है तो फिर आर्बिट्रेरी है। ये कभी कुछ बताएगी कभी कुछ बताएगी, जैसे उस पावरफुल का मन होगा वैसे ही मोरलिटी हो जाएगी। इफ मोरल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ गॉड, तो मैंने कहा मोरलिटी पहले है और गॉड की कमांड बाद में है, तो फिर ह्यूमंस कैन डिस्कवर देम यूजिंग रीजन। तो फिर ह्यूमन पावरफुल हो जाता है क्योंकि गॉड खुद ही मोरलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते तो ह्यूमन फिर डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि गॉड नहीं जान रहे तो ह्यूमन तो मोरलिटी के बारे में फिर सीख ही लेंगे। सेकुलर एथिकल सिस्टम्स, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? सेकुलर सिस्टम लाइक कांटियन एथिक्स that is based on rules and duties and utilitarianism that is the greater good demonstrate that ethical behavior does not require a religious foundation. तो इन दो एथिकल थ्योरीज में कांटियन एथिक्स में और यूटिलिटेरियनिज्म में कोई रिलीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको जब कांटियन एथिक्स बताऊंगा तो कोई मैं हिंदू या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म या जैनिज्म जैसे रिलीजन का कोई भी जिक्र नहीं करूंगा इन टॉपिक को पढ़ाते वक्त, तो आपको समझ में आएगा ये जो एथिकल नॉलेज है ये रिलीजन पर बेस्ड नहीं है। अगर रिलीजन पर बेस्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये सेकुलर नॉलेज है। तो ये यूथाइफ्रो डायलेमा के बारे में है। प्लेटो पूछ रहे हैं कि गॉड पावरफुल है और गॉड अगर पावरफुल है वो कमांड कर रहा है तो फिर मोरालिटी बिकम्स आर्बिट्रेरी, और अगर मोरलिटी पहले है और बाद में गॉड इसको गुड बता रहे हैं मींस मोरलिटी के आधार पर गॉड कुछ बोल रहे हैं इट इज गुड, तो इसको बोल रहे हैं ये ठीक है, गॉड कमांड्स इट बिकॉज इट इज गुड। प्रॉब्लम क्या है? गुडनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ गॉड। तो फिर इसमें गॉड गॉड नहीं रह जाता, वो पावरफुल जैसा नहीं दिख रहा क्योंकि वो खुद ही कुछ ना कुछ कॉपी पेस्ट कर रहा है, मोरलिटी कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो ये डायलेमा है किसका? प्लेटो पूछ रहे हैं किससे? यूथाइफ्रो से। ये आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स का एक फेमस कोट, रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस। यहां पर क्या लिखा है? दो की टर्म है, ओपियम है और मासेस है, और थर्ड की टर्म अगर माने तो रिलीजन है। यहां पर नहीं लिखा फॉर कैपिटलिस्ट, तो कैपिटलिस्ट तो नहीं लिखा, मासेस लिखा, मींस मास के लिए कुछ बोल रहे हैं और उसको एसोसिएट करा रहे हैं ओपियम से। अब ओपियम किसके लिए जानी जाती है? क्या ये रिलीफ के लिए जानी जाती है? लॉन्ग टर्म रिलीफ या शॉर्ट टर्म रिलीफ? बताइए आप। शॉर्ट टर्म रिलीफ। लेकिन ये ओपियम से मिलता क्या है? लॉन्ग टर्म सारो। ऐसे ही कहीं रिलीजन को समझ रहे हैं कार्ल मार्क्स। वो कह रहे हैं मासेस अगर रिलीजन को फॉलो करते रहेंगे तो वो ओपियम की तरीके से होगी, शायद ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे, आपके दुख और दर्द शायद से कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे आप और इसमें फंसते चले जाएंगे और परेशान होते चले जाएंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स को जस्ट अपोजिट तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं क्या? इट इनडायरेक्टली मीन्स दैट समटाइम्स रिलीजन मेक अस ब्लाइंड। तो रिलीजन इसके हमें लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस देखने ही नहीं देता। जो भी इनइक्वालिटी है इस सोसाइटी में रिलीजन उसको हमें समझने ही नहीं देता। हम उसी पूजा पाठ रीति रिवाज इन सब में लगे रहते हैं और जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, या हम जो
अनइक्वल हैं इस समाज में, हमारी सैलरीज कम हैं, हम परेशान किए जा रहे हैं, इन बातों से हम किनारे हो जाते हैं। तो रिलीजन हमें खो देता है किसी दूसरी दुनिया में। दिस कोट हैज बीन इंटरप्रेटेड in different ways, but it is generally understood to mean that religion is a way for people to escape from the harsh realities of life. तो harsh realities क्या है? आपके साथ injustice हो रही है, injustice की बात है, और क्या बात है harsh reality? आपके साथ exploitation हो रहा है, आपके wages कम हैं, और क्या हो रहा है? आप समाज में inequality बहुत ज़्यादा है, ऊंच नीच गैर बराबरी बहुत ज़्यादा है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं है। तो ये बातों पर आप चर्चा नहीं करेंगे, आप चर्चा करते रहेंगे धर्म में क्या लिखा है, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की पूजा कैसे हो, या किसी और धर्म की बात करें तो वो कैसे मैनेज होगा। इन सब पर अगर चर्चा करते रहेंगे तो रियलिटीज ऑफ लाइफ को आप एस्केप कर जाएंगे, आप एस्केपिस्ट हो जाएंगे। तो आप किसी एक दूसरी चीज में लगे रहेंगे और रियलिटी ऑफ लाइफ भूल जाएंगे। लेकिन सम पीपल बिलीव दैट मार्क्स मीन दैट रिलीजन इज अ नेगेटिव फोर्स बिकॉज इट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम सीइंग द वर्ल्ड एज इट रियली इज। तो वास्तव में वर्ड कैसा है? एक्सप्लॉइटेटिव। रियलिटी में तो वर्ड बहुत एक्सप्लॉइटेटिव है, लेकिन रिलीजन में क्या है? यूटोपिया। रिलीजन में कैसा है वर्ड? यूटोपिया। वहां पर सब अच्छा हो रहा है, धर्म की बातें हो रही हैं, और यहाँ पर सब अधर्म है रियलिटी में। तो रिलीजन हमें ये जो अधर्म एग्जिस्ट कर रहा है उसको देखने से मना करता है, क्योंकि हम धर्म में ही लगे रहते हैं। कुछ स्कॉलर बिलीव दैट मार्क्स मीन दैट रिलीजन इज अ न्यूट्रल फोर्स। यहाँ पर क्या बात थी? नेगेटिव फोर्स की। तो नेगेटिव फोर्स का हमने इंटरप्रिटेशन देख लिया। ये कह रहे हैं न्यूट्रल फोर्स बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड और इविल। अब देखिए, जो ओपीएम है ये गुड के लिए भी यूज होती है और इविल के लिए भी यूज होती है। ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज करेंगे। तो ये यूजर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको कह दिया न्यूट्रल फोर्स। कुछ इसको पॉजिटिव फोर्स भी कहते हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। Still, others believe that Marx means that religion is a positive force because it can provide people with comfort and hope. तो ओपीएम जैसे कंफर्ट एंड होप देती है, वैसे ही रिलीजन भी कंफर्ट एंड होप की बात करता है। लेकिन मार्क्स इसको क्या कह रहे हैं? ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सॉरो ही मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म की बात ना करिए, लॉन्ग टर्म की बात करिए, ये कह रहे हैं कार्ल मार्क्स। अल्टीमेटली द इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्स कोट इज अप टू द इंडिविजुअल। तो जैसा लोग समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर। तो ऐसे ही इनका भी इंटरप्रिटेशन में कुछ राइट और रॉन्ग नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर ऑल द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द इश्यू बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो अब देखिए, मैंने आपको जो इसके कोट हैं, इसके सभी स्टांसेस बताए। नेगेटिव फोर्स के बारे में बताया, न्यूट्रल फोर्स के बारे में बताया, पॉजिटिव फोर्स के बारे में बताया। तो पहले आप तीनों इंस्टांसेस को मेंशन करिए, और अगर किसी को भी आपको जस्टिफाई करना है फिर जस्टिफाई करिए। मींस आप अपने एग्जामिनर को बताइए मुझे सब कुछ पता है, और फिर उसके बाद में किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा थ्रू सम अदर स्कॉलर। अब देखते हैं डिफरेंस या कंपैरिजन करेंगे एथिक्स और रिलीजन में। डेफिनेशन में देखिए, एथिक्स में जो सेंट्रल एस्पेक्ट है वो रूल ऑफ लिविंग बीइंग्स है। मींस यहां पर ह्यूमन को थोड़ा बहुत पावरफुल बोला गया है। ह्यूमन पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो ही जान रहा है अच्छे या बुरे के बारे में थ्रू हिज और हर एक्सपीरियंस। लेकिन रिलीजन में क्या है? यहां पर गॉड्स कमांड इंपॉर्टेंट हो जाती है। मींस सुपर नेचुरल, सेक्रेड, डिवाइन जैसी बातें होने लगती हैं। मींस यहां पर एक सुपर पावरफुल एंटिटी हो जाती है। मींस ह्यूमन का एग्जिस्टेंस यहां पर नहीं रहता, यहां पर सुपर पावरफुल की बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? ह्यूमन एक्सपीरियंस। यहां पर क्या है? रेविलेशन, मींस कोई चमत्कारिक ज्ञान, डिवाइन अथॉरिटी एंड अनक्वेश्चनेबल फेथ। तो यहां पर फेथ की बातें हैं और यहां पर एक्सपीरियंस की बातें हैं। यहां पर भगवान ने जो धर्म में बता दिया या धर्म की किताबों ने जो हमें बता दिया वही मेरे लिए मोरालिटी हो जाती है। लेकिन ये मोरालिटी किसके लिए है? बस फॉलोअर्स के लिए है रिलीजन के। जैसे भगत सिंह के लिए, क्योंकि वो एथिस्ट हैं तो उनके लिए एथिक्स ये वाला होगा, जबकि जो थीस्ट हैं उनके लिए एथिक्स यहां से आएगी। अब आप समझ गए होंगे। फोकस एथिक्स का किस पे रहेगा? राइट एंड रॉन्ग पर। लेकिन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का फोकस किस पे रहेगा? डिवाइन पावर पे और रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड डिवाइन पावर। यूनिवर्सलिटी पे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं एथिकल प्रिंसिपल्स कैन बी शेयर्ड। तो ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हो सकते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। जबकि यहां पर क्या बात कर रहे हैं? ऑन यूनिक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कुछ ये
मानने की बातें हैं, मानने की बातें हैं, और ये कुछ कर्म कांड की बातें हैं, और यही मोरलिटी हो जाती है। तो रिलीजन में बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, कुछ यूनिक बिलीफ है, मीन्स इस्लाम में कुछ बिलीफ अलग हैं, सनातन धर्म में कुछ बिलीफ अलग हैं, क्रिश्चियनिटी में कुछ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस अलग हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सलिटी की बात है, यहाँ पे पर्टिकुलरिज्म की बात है, पर्टिकुलरिज्म की बात है, पर्टिकुलरिज्म। फ्लेक्सिबिलिटी, आप देखिए जो एथिकल नॉलेज होती है वो अडेप्ट हो जाती है, जैसे सोसाइटी चेंज करती है वैसे ही एथिक्स भी चेंज होती रहती है एज पर द कंटेक्स्ट। एथिक्स इज बेस्ड ऑन थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग एंड रेशनैलिटी। क्योंकि इन सब पैरामीटर्स पर बेस्ड है एथिक्स, इसलिए ये अडेप्ट कर जाती है, मीन्स ऑर्गेनिक करेक्टर है एथिक्स का। सेकुलर एथिक्स क्वेश्चन एंड इवेंचुअली हेल्प्ड एबॉलिश स्लेवरी। तो स्लेवरी को एबॉलिश करने में मदद की, विच सम रिलीजियस सिस्टम वंस एक्सेप्टेड। तो देखिए जो अनएथिकल एक्ट था वो शायद रिलीजन एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उनकी धार्मिक किताबों में लिख दिया गया था, लेकिन एथिक्स ने कभी भी ऐसी बैड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं किया। रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस मे बी मोर रिजिड एंड रेजिस्टेंस टू चेंज। तो यहाँ पर रेजिस्टेंट दिख रहा है चेंज में, मीन्स बहुत ज्यादा रिजिड हैं, जो धर्म की किताबों में लिख दिया गया उसके इतर कुछ भी नहीं। दूसरा, उन धर्म की किताबों में कोई भी चेंज नहीं देखा जाता। सोसाइटी चाहे जितनी भी चेंज हो जाए, सोशल चेंज कितनी भी पेस से रन करे, लेकिन धर्म चेंज नहीं होता। तो सोशोलॉजी में एक टर्म है इसके लिए, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग, इसका मीनिंग क्या है? कल्चर में पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लेते हैं रिलीजन का, और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं टेक्नोलॉजी का। देखिए टेक्नोलॉजी का जो पेस है वो बहुत ज़्यादा है चेंज होने का, रिलीजन बहुत कम पेस से चेंज हो रहा है, मीन्स रिलीजन बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है। तो आप देखिए स्पीड दोनों की अलग है, इसलिए रिलीजन पीछे छूट जाता है उस दौड़ में और टेक्नोलॉजी आगे निकल जाती है। ऐसे ही और भी कल्चर जो है, रिलीजन हो गया, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, जो भी कल्चर में चीजें आ रही हैं वो पीछे छूट रही हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज से। इसलिए ये जो बातें हैं इसको कहा जाता है कल्चरल लैग। एग्जाम्पल, अगर एथिक्स की बात करें, यहाँ ऑनेस्टी, फेयरनेस, कंपैशन की बात है, जबकि रिलीजन में बिलीफ इन हायर पावर, प्रेयर, वर्शिप, रिलीजियस रिचुअल्स की बातें ज्यादा हैं। अब देखते हैं, अब्राहम ने गॉड की कमांड पर अपने सन को सेक्रीफाई करने के लिए सोचा और उसको किल करने का कोशिश की। अब बताइए ये जो एक्ट है किसी एक बच्चे को मारना, क्या ये एथिकल एक्ट है? शायद एथिक्स में ये अनएथिकल कहा जाएगा, लेकिन रिलीजन में क्योंकि अब्राहम अपने गॉड की कमांड को मान रहे थे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। However, from an ethical perspective, philosophers question whether it is morally right to be obey command। तो philosophers तो कहेंगे क्या ये सही है एक कमांड को मानना दैट वायलेट्स फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यूज। तो आप ह्यूमन लाइफ को खत्म करे दे रहे हैं, कैसे ऐसे हो सकता है? लेकिन अनलाइक रिलीजन विच बेसिस मोरलिटी ऑन डिवाइन अथॉरिटी, जो भगवान ने कह दिया, जो सुप्रीम पावरफुल ने कह दिया, वही मेरे लिए मोरलिटी हो जाती है। सेकुलर एथिक्स रिलाइज ऑन रीजन, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल हार्मनी। तो अगर सेकुलर एथिक्स की बात करें तो वहां पर तो रीजन की बात है, रीजनिंग की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, सोशल हार्मनी की बात है। जबकि आप रिलीजन में देखते हैं रिलीजन की वजह से बहुत सारे सोशल कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। तो ऐसे रिलीजन और एथिक्स डिफरेंट है। अब देखते हैं हाउ रिलीजन कंट्रीब्यूट्स टू एथिक्स। तो कंट्रीब्यूशन देखते हैं किसका? रिलीजन का एथिक्स में। मोरल कोड्स, मोटिवेशन, कम्युनिटी एंड वेलफेयर की बातें। मोरल कोड में क्या है? स्ट्रक्चर्ड गाइड्स फॉर मेकिंग लाइफ चॉइसेस एंड हैंडलिंग एथिकल डायलेमास। तो जब भी आपके पास दो राइट में कुछ चॉइस करनी हो तो फिर रीजनिंग अगर आप है तो रिलीजन से भी ले सकते हैं कि धर्म की किताबों में ऐसा कहा गया, एक अच्छा काम है और दूसरा अच्छा काम है, उन दोनों अच्छे काम में कुछ चुनना है तो फिर रिलीजन से रीजनिंग आप बाई कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलता है, रिलीजन प्रोवाइड इंसेंटिव्स थ्रू द प्रॉमिस ऑफ डिवाइन रिवार्ड और पनिशमेंट। तो कुछ अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, कुछ खराब करेंगे तो नर्क मिलेगा। इसलिए सोसाइटी में सब लोग अच्छे के लिए काम करते रहते हैं। तो ये जो पनिशमेंट की बात है जो शायद विचारों में है, ये कहां से आया? धर्म से आया। तो सोसाइटी में कुछ गुड हो पा रहा है तो इसके पीछे कौन है? रिलीजन का वो डर कि अगर बैड करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, उसमें हेल में जाओगे और गर्म तेल में खौलते रहोगे। कम्युनिटी एंड वेलफेयर की बातें भी रिलीजन में होती हैं। फेथ
इनकरेज, ये ग्रुप्स हटा लीजिए, फेथ इनकरेज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ट ऑन अल्ट्रुइज्म एंड सर्विस। तो ये वैल्यूज भी देखी जाती हैं फेथ इसमें, रिलीजन में। वर्किंग फॉर कलेक्टिव वेलफेयर, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कलेक्टिव वेलफेयर की बातें हैं, और एथिक्स में भी ऐसी ही कुछ बात होती है, तो यहाँ पर दोनों कन्वर्स कर जाते हैं। सेकुलर एथिक्स कैन लर्न फ्रॉम रिलीजियस ट्रेडिशंस विदाउट अडॉप्टिंग रिलीजियस डॉगमा। तो जो एथिक्स है वो कुछ लर्न तो कर ही सकती है इन रिलीजियस ट्रेडिशन से। ऐसा नहीं है इसमें सब कुछ बेकार है, नहीं, इसमें कुछ बातें हैं जैसे हमने देखा अल्ट्रुइज्म, सर्विस, ये सब बातें एथिक्स रिलीजन से सीख सकती है विदाउट अडॉप्टिंग रिलीजियस डोगमा। जो अंधविश्वास की बातें हैं रिलीजन में उसको किनारे कर दीजिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो रिलीजन से एथिक्स में लाई जा सकती हैं। एथिकल डायलॉग बिटवीन रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस पीपल कैन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। देखिए डायलॉग तो होना ही चाहिए, और जो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस पीपल में डायलॉग होता है उससे होता क्या है, नॉन रिलीजियस पीपल रिलीजन के बारे में ज्यादा जान जाते हैं और रिलीजियस पीपल एथिक्स के बारे में जानने लेते हैं। तो ये डायलॉग क्या होता है, टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। इसलिए रिलीजन और एथिक्स में एक डायलॉग और कंट्रीब्यूशन चलते रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है रिलीजन और साइंस में जो डिफरेंस है उसको आप पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो रिलीजन एंड साइंस पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, उसको आप मेरी सोशियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। कुछ फेमस कोट्स देखते हैं रिलीजन एंड साइंस पे। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत फेमस कोट है और यूपीएससी भी पूछता है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लैम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। इस पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए कि आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं, क्या रिलीजन और साइंस का कनेक्शन है। रिलीजन एंड साइंस आर बोथ अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड एंड आवर प्लेस इन इट। तो दोनों कहीं ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये जो वर्ड है, फिजिकल वर्ड है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। टू मेनी पीपल दे सीम टू बी एट ऑड्स, तो कुछ लोग इसको अपोजिट मान रहे हैं, बट आई बिलीव दैट दे कैन एंड शुड बी कंप्लीमेंटरी। तो ये तो कार्ल सैगन कह रहे हैं कि ये कंप्लीमेंट्री होने चाहिए। ऐसे ही साइंस इज सर्च फॉर ट्रूथ, रिलीजन इज मीनिंग ऑफ ट्रूथ। तो ये सर्च ऑफ ट्रूथ है और ये मीनिंग ऑफ ट्रूथ है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है वो मैंने देखिए हाईलाइट कर रखे हैं। ये किसने कहा, बिली ग्राहम। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, विजडम इज ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, दैट इज इमैनुअल कांत। तो ये विजडम के बारे में है, शायद रिलीजन के बारे में नहीं, क्योंकि इमैनुअल कांत हैं जो सेकुलर नॉलेज दे रहे हैं, वो रिलीजियस वैल्यूज का बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करते। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिलीजन एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं है रिलीजन और साइंस अपोजिट है। मेनी पीपल फाइंड दैट देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड साइंटिफिक नॉलेज कैन कोएग्जिस्ट एंड इन्फॉर्म ईच अदर। तो एक दूसरे से वो सीखते हैं। However, there are also some areas where religion and science conflict. तो conflict भी है, cooperation और coexistence भी है, such as the creation of universe and the origin of life. इस पर religion और science का अलग अलग व्यू है। तो आइंस्टीन के आप अगर कोट पढ़ेंगे तो आपको कभी कभार आइंस्टीन के जस्ट अपोजिट कोट समझ में आएंगे कि एक बार ये साइंस के बारे में कुछ कह रहे हैं, रिलीजन के बारे में कुछ कह रहे हैं, दूसरी बार कुछ कह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आइंस्टीन व्यूज आर चेंजिंग, सो डोंट ट्राई टू जज आइंस्टीन। तो आप इन दो कोट्स के बेसिस पर आइंस्टीन को जज मत करने लगिएगा कि ये रिलीजन और साइंस को कन्वर्ज होते हुए देख रहे हैं, ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन में दे दिया जाए बस उसी कोट को आप फोकस करिएगा और उसके बारे में ही लिखिएगा। ये साइंस और रिलीजन में जो भी कंपैरिजन है वो कर दिया गया। 3 स्ट्रैंड्स ऑफ एथिक्स की बात है, पर्सनल एथिक्स, सोशल एथिक्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स मींस मोरल रूल्स, कंसाइंस एंड बिलीफ दैट वन होल्ड्स। एक पर्सनालिटी कैसे रूल्स, कंसाइंस और बिलीफ को मानती है, जैसे सिंप्लिसिटी, नो अल्कोहल, नो ब्राइब, बी काइंड टू एनिमल्स। इट इज द इंटरनल मोरल कंपास। तो ये कंसाइंस की बात है, दैट गाइड्स इंडिविजुअल डिसीजंस। सोशल एथिक्स क्या है, इसको कॉमन मोरालिटी भी कहा जाता है और कन्वेंशनल मोरालिटी भी कहा जाता है, सोसाइटल रूल्स भी कहा जाता है, कुछ स्कॉलर्स को कस्टमरी मोरालिटी भी कहते हैं। ऑल्दो इसका नेगेटिव मीनिंग भी होता है कभी कभी, तो इसको कस्टमरी मोरालिटी भी कहा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कुछ हेडिंग्स के बाद। सेट ऑफ मोरल बिलीफ शेयर्ड बाई ऑलमोस्ट एवरीवन इन द सोसाइटी। देखिए यहाँ पर इंटरनल मोरल कंपास था, पर्सनल वैल्यूज थी, यहाँ पर सोसाइटल वैल्यूज है और जो सबके पास। क्लीननेस एट पब्लिक प्लेसेस, तो स्वच्छता जो है वो सोशल एथिक्स में आएगी। प्रोफेशनल एथिक्स में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट की बातें हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट हर एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, तो हर एक डिपार्टमेंट की प्रोफेशनल एथिक्स अलग हो सकती है। प्रोफेशनल एथिक्स इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स adopted by professionals
इन सो फार एज दे व्यू देमसेल्फ एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल। तो एक डिपार्टमेंट में अगर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, मान लीजिए वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी और डेडेडेस, तो इन सभी वर्कर्स के लिए एक ही प्रोफेशनल कोड होगा, एक प्रोफेशनल एथिक्स होगी। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। सेफ्टी एक एथिकल प्रिंसिपल हो सकता है इंजीनियर्स के लिए। सेविंग लाइफ हो सकता है इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए। जस्टिस हो सकता है जजेस और लॉयर्स के लिए। फेयरनेस हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है पुलिस पर्सनल्स के लिए। तो जैसा जिसका डिपार्टमेंट वैसे ही उसके प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट या कहें प्रोफेशनल एथिक्स। ये 7 यूनिवर्सल मोरल रूल्स लिखे हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल क्यों लिखा? ये किसी रिलीजन से गाइड नहीं हो रहे, ये हर एक रिलीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इसको 7 यूनिवर्सल मोरल रूल्स कहा, अक्रॉस ऑल कल्चर्स इन होल वर्ल्ड। तो यहाँ से पता लग रहा है कि रिलीजन के बिना भी इथिक्स जिंदा रह सकती है। एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2022, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये स्टडी है, सर्वे ऑफ 60 कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत सारे कल्चर्स पर इन्होंने स्टडी की और कुछ मोरल रूल्स जो यूनिवर्सल हैं, जो कॉमन हैं सभी जगह, वो निकाल के लाए हैं। जैसे हेल्प योर फैमिली, हेल्प योर ग्रुप, रिटर्न फेवर। रिटर्न फेवर्स का मतलब अगर कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो आप उसके साथ कुछ भला करिए। जैसे आपको कोई फल देता है, जैसे आपके नेबर हैं आपको कुछ फल दे रहे हैं या कुछ मिठाई दे रहे हैं, तो आप उनको जब रिटर्न करते हैं यूटेंसिल्स, तो आप उसमें कुछ रख के रिटर्न करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये है रिटर्न फेवर्स की। आप ये हर कल्चर में मिलेगी, हर सोसाइटी में मिलेगी, आपका रिलीजन कुछ भी हो, ये वैल्यूज सबके पास होती हैं। बी अपराइट, दैट इज व्हेन यू हैव अ रूल और प्रिंसिपल, फॉलो इट वॉट एवर द सर्कमस्टांसिस और द रिजल्ट। तो मोरल रिफ्लेक्शन की बात है या मोरल रिस्पॉन्स की बात है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है मोरल रिस्पॉन्स, इस पर हमने बहुत चर्चा की थी। रेफर टू सुपीरियर्स, दैट इज रिस्पेक्ट एल्डर्स, लीव सीट ऑन पब्लिक प्लेसेस इफ सम एल्डर पर्सन नीड्स इट। तो ये हम सब लोग करते रहते हैं जब भी बस और पब्लिक व्हीकल में ट्रेवल करते हैं। डिवाइड द रिसोर्सेस फेयरली, तो विदाउट एनी इनइक्वलिटी, इनजस्टिस के साथ रिसोर्स को डिवाइड करिए। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई। रिस्पेक्ट अदर प्रॉपर्टी, तो दूसरे की प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करिए। जैसे चेकिंग द मोबाइल फोन ऑफ योर फ्रेंड बाय डिसीविंग हिम इज अगेंस्ट दिस रूल। तो अपने दोस्त का मोबाइल उसकी बिना परमिशन के आप चेक नहीं कर सकते। तो ये कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे केस स्टडी ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड बी अपराइट। तो कैसे रिस्पेक्ट किया एल्डर्स का और अपराइट भी बने रहे। डॉरी का केस है, एक आईएएस सिलेक्टी का केस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे ये सीरीज। थैंक यू।